नमस्कार साथियों, जैसा कि मैंने बता रखा है, कक्षा 9 और 10 के गणित के प्रश्नों को मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो के माध्यम से सॉल्व करवा रहा हूँ। तो देखिए, उसी क्रम में कक्षा 9 की यूक्लिड ज्यामिति जो चैप्टर नंबर 5 है उसके प्रश्नों को मैं करवा रहा हूँ। देखिए, इसके पहले कुछ प्रश्न किए जा चुके हैं। अब प्रश्न संख्या 2 से शुरू करते हैं। लिखा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक की परिभाषा दीजिए। क्या इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है? वे क्या हैं और आप इन्हें कैसे परिभाषित कर पाएंगे? पहला लिखा गया है समांतर रेखाएं। तो देखिए, समांतर रेखा की परिभाषा लिखते हैं हम। समांतर रेखाएं, अंग्रेजी में कहें तो पैरेलल, PARALLEL लाइंस। ये होती क्या है, इनको परिभाषित करते हैं। इधर क्वेश्चन लिखा गया है। देखिए, अगर किसी समतल में दो रेखाएं इस प्रकार से रहें, मान लेते हैं एक रेखा L है, दूसरी रेखा M है, और ये रेखाएं इस प्रकार से हैं कि इनके बीच स्थित किन्हीं दो बिंदुओं की लंबवत दूरियां क्या हैं? समान हैं। जैसे बिंदु P और बिंदु Q पर लंबवत जो दूरी है वो है PR और QS। अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो रेखाएं L और M समांतर होती हैं, अर्थात इनको कितना भी बढ़ाएं तो ये कभी नहीं मिलती हैं। तो इस प्रकार हम परिभाषा लिखेंगे, ऐसी दो रेखाएं जिनकी दो भिन्न बिंदुओं पर लंबवत दूरियां सदैव समान हों, समांतर रेखाएं कहलाती हैं। रेखाएं कहलाती हैं। जैसे रेखा L समांतर M, क्योंकि दो भिन्न बिंदु P और Q पर लंबवत दूरियां PR और QS बराबर हैं। क्योंकि दो भिन्न बिंदुओं P और Q पर लंबवत दूरियां, यहां लिख देता हूं, चित्र यहां पर बना हुआ है। यहां पर PR बराबर QS, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, यहां पर या यूं कहें, इस परिभाषा में आपसे प्रश्न किया गया था कि इनके लिए कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें परिभाषित करने की आवश्यकता है। तो आप देखिए, पहले तो ये जान लीजिए कि इस चिन्ह को क्या बोल देते हैं? समांतर का चिन्ह है। ये समांतर का चिन्ह है, ये इसका भाग नहीं है, कहीं अलग से लिखना है, तो मैं इसको मिटा देता हूं, खाली समझाने के लिए था। अब देखिए, इस परिभाषा में दो अपरिभाषित पद कौन कौन से हैं? बिंदु और रेखाएं हैं। अब देखिए, दो चीजें हैं जो अपरिभाषित हैं। तो पहले इनकी परिभाषा जान लेते हैं, क्या होता है बिंदु। यूक्लिड की परिभाषा के अनुसार, तो पहले देखिए बिंदु क्या होता है। अब देखिए, बिंदु के बारे में यूक्लिड के अपगृहित में परिभाषित किया गया है कि बिंदु वह है जिसके भाग नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे?
बिंदु वह है जिसके भाग नहीं किए जा सकते हैं। एक तो ये हो गया। आगे क्या करना है और भी लिखना है। बिंदु के बाद रेखाएं। रेखाएं क्या होती हैं? रेखाएं या यूं कहें रेखा। रेखा क्या होती है? यूक्लिड के अनुसार चौड़ाई रहित लंबाई। चौड़ाई रहित लंबाई को रेखा कहते हैं। दो अपरिभाषित पद थे इसमें, उनकी परिभाषा हमने दे दी है। कहा गया था क्या इसमें कोई अपरिभाषित पद है, उनकी आवश्यकता है। वे क्या है, आप इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं? तो देखिए वे क्या थे? बिंदु और रेखाएं। इनकी परिभाषा हमने लिख दी। तो इस प्रकार से पहला हो गया। अब दूसरे भाग को करते हैं। पहला हो गया है। दूसरे भाग में देखिए क्या लिखा गया है। लंब रेखाएं। दूसरे भाग में क्या कहा जा रहा है? लंब रेखाएं। उनको भी परिभाषित करके देखते हैं क्या है लंब रेखाएं। ध्यान दीजिए, ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं। 90 अंश के, मान लेते हैं ये यल है, ये यम है। यहाँ पर जो पॉइंट बन रहा है वो मान लेते हैं पी पॉइंट है और इस पर 90 अंश बन रहा है। तो क्या कहेंगे? लंब रेखाएं। अंग्रेजी में कहें तो परपेंडिकुलर लाइंस। ये क्या होती है? ऐसी दो रेखाएं जो एक दूसरे को 90 अंश के कोण पर काटती हैं। अब यहां पे अपरिभाषित पद क्या है? ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे पद हैं। अपरिभाषित पद क्या है? 90 अंश का कोण, ठीक है, या यूं कहें समकोण पर काटती हैं। तो इसमें अपरिभाषित पद क्या हो सकता है? रेखाएं हो सकती हैं। अपरिभाषित पद क्या है? रेखाएं। और रेखा की परिभाषा आप पिछले उसमें लिख ही चुके हैं, लेकिन इसमें भी लिखना पड़ेगा। तो आप रेखा की हेडिंग कर लीजिए। रेखा, रेखा यानी लाइन। ये क्या होती है? जैसे पिछले वाले में लिख रखा है, चौड़ाई रहित लंबाई चौड़ाई रहित लंबाई को क्या कहेंगे? रेखा कहते हैं। इस प्रकार ये हो गया। अब देखिए आगे चलते हैं। लंब रेखा की परिभाषा हो गई। जैसे करके आप देखिए, जैसे यहां पे जैसे लिख लीजिए, जैसे यहां पे लिख लीजिए, जैसे एल और एम लंब रेखाएं हैं। आप चित्र भी बना सकते हैं ऐसे, क्योंकि बिंदु P के 90 अंश का कोण बन रहा है। यहाँ पर लिख दीजिए रेखाएं हैं, क्योंकि कोण P बराबर कितना है? 90 अंश। 90 अंश के कोण पे काट रही है। अब देखिए दूसरा हो गया, तीसरे को करते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा लिखा गया है रेखाखंड। रेखाखंड। यहाँ पे मैं उत्तर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 के तीसरे भाग का। क्या है? रेखा खंड। अंग्रेजी में कहें तो लाइन सेगमेंट। अभी देखिए क्या होता है। हेडिंग है वही क्या है? रेखाखंड। लिखते हैं रेखा के भाग को रेखाखंड
कहते हैं। इसमें दो अंत बिंदु होते हैं। जैसे देखिए, ये रेखाखंड खींच दिया हमने ए और बी, ये क्या है, रेखा का अभिन्न तो भाग है। अब क्या इसमें कोई ऐसा पद है जिसकी परिभाषा की आवश्यकता है? तो क्या लिखते हैं, अपरिभाषित पद। अपरिभाषित पद बराबर क्या है, रेखा। और रेखा की परिभाषा आप पिछले भाग में लिख ही चुके हैं, तो आप खुद से लिख लीजिएगा, मैं इसको आपके लिए छोड़ता हूँ। अच्छा, अंत बिंदु होते हैं जैसे रेखाखंड ए बी, ये देख लीजिए आप। अब आगे चलते हैं, इसके बाद चौथे भाग में। चौथे भाग में क्या है, चौथे भाग में लिखा गया है वृत्त की त्रिज्या। चौथा भाग, दूसरे का चौथा, वृत्त की त्रिज्या। अंग्रेजी में कहें तो रेडियस ऑफ सर्कल, वो क्या होती है? ध्यान रखिए, जब आप गोल गोल ऐसे बनाते हैं, ये कुछ ऐसे, यहाँ पे केंद्र होता है, केंद्र से जो भी ये दूरी हो, ये दूरी हो, कोई भी दूरी हो, वही त्रिज्या होती है। तो केंद्र से परिध पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, या परिध ना कहें, इसको वृत्त भी कहते हैं। तो क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु के बीच की दूरी, बिंदु की दूरी त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या कहलाती है। जैसे चित्र में मान लेते हैं, ये बिंदु O है, ये P है, ये Q है। चित्र में OP बराबर OQ त्रिज्याएं हैं। अब देखिए, अगर आप इसको परिभाषित कर रहे हैं तो सबसे पहले वृत्त की पता होना चाहिए। यहां लिखेंगे अपरिभाषित पद बराबर वृत्त। अब वृत्त की परिभाषा हम लिखते हैं, वृत्त क्या होता है? वृत्त समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनके एक निश्चित बिंदु से दूरियां सदैव समान होती हैं। ध्यान देखिए, ये बिंदु, इस बिंदु से ये दूरी, किसी भी बिंदु की दूरी सदैव समान रहेगी, और जो ये आकृति बनती है गोल गोल, जो ये बनता है, इसी को क्या बोलते हैं, वृत्त। ये क्या है, समतल में स्थित उन बिंदुओं का बिंदुपथ, बिंदुपथ मतलब बिंदुओं द्वारा बनाया गया रास्ता, जिनकी एक निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु को क्या बोल देते हैं, केंद्र। ध्यान रखना, से दूरियां सदैव समान होती हैं। तो इस प्रकार चौथा भी हो गया। अब इसके बाद पांचवा करते हैं। पांचवे में क्या है, दूसरे का पांचवा क्या लिखा गया है, वर्ग। नंबर 2 का पांचवा भाग क्या है, वर्ग। तो वर्ग क्या होता है, वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों तथा दोनों विकर्ण बराबर हों। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर
ऐसे भी लिख सकते हैं प्रत्येक कोण 90 अंश को, प्रत्येक कोण 90 अंश को वर्ग कहलाता है, वर्ग कहलाता है। आप बना लीजिए चाहे तो ऐसे कुछ ए बी सी डी। ये देखिए प्रत्येक भुजा बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए। जैसे चतुर्भुज ए बी सी डी में चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए और कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी और बराबर 90 अंश, प्रत्येक कोण 90 अंश होना चाहिए। यहाँ भी टिक लगा सकते हैं आप चाहे तो। इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है। अब यहाँ अपरिभाषित पद क्या है? चतुर्भुज। अपरिभाषित पद बराबर चतुर्भुज। अब देखिए चतुर्भुज क्या होता है, तो चतुर्भुज की परिभाषा लिखते हैं। चतुर्भुज अंग्रेजी में कहें तो क्वाड्रिलेटरल। लिटरल्स कह सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या होते हैं ये? क्वाड्रिलेटरल ही रहते हैं, नाम से ही क्लियर है। चतुर्भुज यानी चार भुजाओं से बंधाकृति, चार भुजाओं से बंध आकृति, से बंध आकृति बंधाकृति चतुर्भुज कहलाती है। चतुर्भुज कहलाती है। तो इस प्रकार पांचवा भी हो गया। अब पांचवें के बाद इसको आप चाहे तो नोट कर लें। सारे भाग हो चुके हैं। तीसरा भी थोड़ा सा मिट गया, इसको नहीं मिटाना था हमको, केवल दूसरा मिटाना है, तो इसको इतना मिटा देता हूँ। ये देखिए इतना हमने हटा दिया। इसके ऊपर वाले भी प्रश्नों को हटा देते हैं और इस प्रकार से इतना हो गया। प्रश्न जो लिखा था फिर से लिख देते हैं। लिखा गया था नीचे दी हुई दो अभिधारणाओं पर विचार कीजिए और दोनों अभिधारणाएं क्या है? पहला है दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। पहली अवधारणा। तो देखिए तीसरे का पहला भाग प्रश्नानुसार चित्र बना लेते हैं। दो भिन्न बिंदु ए और बी दिए रहने पर एक तीसरा बिंदु सी ऐसा विद्यमान है जो ए और बी के बीच स्थित है। ध्यान दीजिए ए और बी इन दोनों बिंदुओं के अलावा कहीं पर भी बिंदु सी लिया जा सकता है, स्थित है। पहली बात। तो प्रश्नानुसार ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड या रेखा पर ए और बी के अतिरिक्त तीसरा बिंदु सी कहीं भी हो सकता है। पहले वाले का डेफिनेशन थोड़ा और एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां कम से कम तीन बिंदु विद्यमान है, वे एक रेखा पर स्थित नहीं है। माना तीन बिंदु कौन कौन से हैं? ए बी तथा सी हैं जो एक रेखा पर स्थित
नहीं है। कौन से हो सकते हैं? यहाँ हो गए, एक यहाँ, एक यहाँ, ए बी सी, और ये एक त्रिभुज बना देंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे त्रिभुज बना देंगे। अब फिर कह रहा है क्या इन अवधारणाओं में कोई अपरिभाषित पद है? बहुत सारे अपरिभाषित पद हैं। बिंदु ही परिभाषा नहीं की गई है। देखिए, बिंदु अपरिभाषित पद कौन सा है? बिंदु है, और इसकी जानकारी छात्र को होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिंदु की जानकारी तो होनी चाहिए। तो इसमें कई अपरिभाषित पद हैं, जैसे बिंदु, इसमें कई अपरिभाषित पद हैं, जैसे बिंदु, और रेखा, ये भी अपरिभाषित है, रेखा इत्यादि। दो लिख दिया आपने। क्या कह रहा है? क्या ये अवधारणाएं अविरोधी हैं? तो अब देखिए, हाँ, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये अवधारणाएं कैसी हैं? आप लेते हैं, इसके आगे भी लिखते हैं, इतना मिटा करके क्या लिखेंगे? आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं इसको, जो है क्या लिखेंगे? आगे भी लिखना है। हाँ, ये अवधारणाएं अविरोधी हैं। अविरोधी मतलब एक दूसरे का विरोध, अविरोधी हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब फिर क्या कह रहा है? क्या ये यूक्लिड की अवधारणाओं से प्राप्त होती है? स्पष्ट कीजिए। तो ये अवधारणाएं कहां से प्राप्त होती हैं? ये अवधारणाएं यूक्लिड के पांचवी, यूक्लिड के अंदर। फिर भी ये देखिए, ये अवधारणाएं यूक्लिड की अवधारणाओं का अनुसरण नहीं करते। यूक्लिड की अवधारणाओं का अनुसरण नहीं करते, फिर भी अभिगृहित 5.1 का अनुसरण करते हैं। ये 5.1 अभिगृहित जो था यूक्लिड का, उसका अनुसरण करते हैं। और 5.1 अभिगृहित है क्या यूक्लिड का? ये देखते हैं थोड़ा सा। 5.1 अभिगृहित लिखा गया है, अभिगृहित 5। हाँ, तो भिन्न बिंदुओं से होकर एक अद्वितीय रेखा खींची जा सकती है। तो ये देखिए, एक कह रहा है कि कम से कम 3 बिंदु विद्यमान है जो एक रेखा पर स्थित नहीं है, और एक कह रहा है कि 3 बिंदु है जिसमें बीच में सी बिंदु है। तो इस प्रकार से ये अविरोधी तो हो ही गई, और ये अवधारणाएं यूक्लिड की किसी भी अभिगृहित का अनुसरण नहीं करती हैं, फिर भी 5.1 का अनुसरण करती हैं। अब इस प्रकार से ये आपका समाप्त हो गया तीसरा प्रश्न। अब हम करेंगे चौथा प्रश्न। इसको मिटा देते हैं पहले, थोड़ा सा इंक डाल लूंगा मार्कर में, क्योंकि मार्कर खत्म हो रहा है इसका। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं, और इस प्रकार से बड़ा सा प्रश्न जो लिखा था वो भी हल हो गया। अब केवल हमारे पास बचा है चौथा प्रश्न, और 5वां, 6वां, 7वां 3 प्रश्न और बचेंगे इस प्रश्नावली में, उसको हम करवाएंगे
अपने अगले वीडियो में एक अलग वीडियो बना देंगे। कह रहे हैं दो बिंदुओं ए और बी के बीच एक बिंदु सी ऐसा स्थित है कि AC बराबर BC है, तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर हाफ AB। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लिखते हैं ज्ञात है। ज्ञात है क्या होता है, ये पूरा पूरा चाहे तो यहां से लेकर के यहां तक लिख लें। क्या लिखेंगे, AC बराबर BC, जहां ABC एक रेखा पर है तथा C बीच में है। ऐसे शार्ट में हमने लिख दिया। अगर आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं, कहां से कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। अब देखिए सिद्ध करना है, वो लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, AC बराबर हाफ AB सिद्ध करना है। अब हम करेंगे उत्पत्ति, इसको अंग्रेजी में प्रूफ कहा जाता है। क्या करेंगे, देखिए जो कुछ हम प्रूफ करते हैं ज्ञात कैसे करते हैं, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि AC बराबर BC, ये कहां से आया, ज्ञात है, और ABC कहां है, एक सरल रेखा पर। ये भी बना लेते हैं, चित्र बना लिया, यहां कर देते हैं A B और बीच में क्या है C, कहीं कहीं पर भी है, कोई जरूरी नहीं इस तरह है। तो अब क्या करते हैं, ये क्या है, अब इसलिए AC प्लस AC अगर हम करें तो BC प्लस AC कह सकते हैं। क्या किया हमने, बराबरों को बराबरों में जोड़ दिया। ध्यान दीजिए AC बराबर AC होता है, तथा देखिए AC बराबर AC तो होता ही है बराबर, दोनों बराबर है। हमने क्या किया, इसको जोड़ दिया दोनों को। यहां लिखेंगे बराबरों को बराबरों में जोड़ने पर। अब जोड़ दिया हमने, तो AC प्लस AC क्या हो जाता है, 2AC। और ध्यान दीजिए BC प्लस AC, ये क्या हो जाएगा, AB के बराबर हो जाएगा। BC प्लस AC बराबर इसके आ जाएगा AB के। और ऐसा क्यों हो जाएगा, वो बात लिखना पड़ेगा हमें कि ऐसा क्यों हो गया, BC प्लस AC बराबर AB। तो ध्यान में देना है कि BC प्लस AC AB के समपाती है, यानी BC और AC को जब हम एक साथ करते हैं तो ये दोनों किसके बराबर फिट बैठते हैं, AB के। यहाँ AC प्लस BC AB के समपाती है। समपाती होने का मतलब एक दूसरे को कवर कर लेना, समपाती है। तो यूं करते हैं, अब देखिए दिस इंप्लाइज 2 से आधे से गुणा कर दीजिए तभी बराबर होगा, 2AC इंटू इक्वल टू हाफ AB। यहां पर क्या लिखेंगे, बराबरों के आधे भी बराबर होते हैं, ये भी तो यूक्लिड ने पढ़ा था। बराबरों के आधे भी बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, AC बराबर हाफ AB। और हमको यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब क्या होता है, इस प्रकार सिद्ध हुआ। अगर आप चाहें तो लिखें हेंस प्रूव्ड, इसका अर्थ है इस प्रकार सिद्ध हुआ, इस प्रकार सिद्ध हुआ, इसका मतलब होता है। और इसको शॉर्ट में संक्षिप्त में क्या लिखते हैं, संक्षिप्त इसका होता है H डॉट P डॉट, ये होता है किसका संक्षिप्त, इस वाले का, ध्यान रखना है। तो ये तो एक्स्ट्रा चीज था, ये सॉल्यूशन का भाग नहीं है, आप चाहें तो इसको हटा दें। अब मैं प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में प्रश्न संख्या 5, 6 और 7 जो प्रश्नावली 5.1 का है उसको भी पूरा हल करके उसके लिए एक वीडियो बना दूं।
आप प्रयास कीजिए कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, अपने यार दोस्तों के पास शेयर करते रहिए, ताकि चैनल ग्रो होता रहे, हमको मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अधिक से अधिक वीडियो आपके लिए बनाता रहूं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।